हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड नंबर का जो था, ठीक है, यानी कि DPP2 जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है। देखो भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने DPP सॉल्व की होगी। DPP सॉल्व करने के लिए कहां जाना पड़ता है वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी www.magnetbrain.com, वहां पे जाइए, वहां जाके DPP डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी चैप्टर टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो उसके बाद उसकी DPP सॉल्व करके हमें यह पता चलता है कि वो टॉपिक के सवाल हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। और तुम्हें पता है फिजिक्स की बड़ी अच्छी बात होती है कि क्वेश्चन भी चीजें सिखा के जाता है यहाँ पे। तो क्या पता है यहाँ पे कोई ऐसे सवाल हो जो आपको कुछ नया सिखा दे। तो क्वेश्चंस जब भी आए उससे कतराना मत, ठीक है। ऐसा मत करना अरे यार क्वेश्चन आ गया फिर से, कौन करेगा क्वेश्चन, हम तो थ्योरी पढ़ के खुश है। फिजिक्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा अच्छा कमांड बनाइए क्योंकि यही आपके काम आएगा आगे, ठीक है। चलिए भाई, मेरा नाम तो तुम लोग जान ही गए हो, खैर आशीष कपलेश। पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस मेरा है ये आपके लिए फायदेमंद होगा, बट आपको ये सारी बातें फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ उनको अपने हाथों से लिखिए, वो इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल रही है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, हर लेक्चर के बाद आपको एक DPP मिलती है, उसको सॉल्व जरूर कीजिए। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन जैसा अभी मैं बनाने जा रहा हूं वो मैं बनाता ही हूं, तो उस वीडियो सॉल्यूशन का आप यूज कर सकते हैं। और ऐसा हर DPP के लिए किया मैंने, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं कि स्पेसिफिक DPP के लिए होगा, हर DPP के लिए चीजें वैलिड रहेगी बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं क्लास में, यहाँ पे लेक्चर में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, आपको वो खुद से भी सॉल्व करने हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। देन PYQs मैं आपको कराऊंगा इसी, तो PYQs भी मेरे साथ साथ करते रहोगे तो फायदा रहेगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% है बेटा। फिर बस शिद्दत होनी चाहिए, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। पहले सवाल का मैं थोड़ा सा सस्पेंस जो है वो छुपा देता हूं यहाँ पे। हाँ, तो पहला सवाल जो हमारा है वो ये कहता है कि an aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 km per hour at a height of 1960 meter. When it is above a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at a point B. The distance AB is. तो भाई एक एरोप्लेन जो कि फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, और जो कि जिसकी हाइट दे रखी है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी इट विल बी ऑफ 600 किलोमीटर्स पर आवर। तो देखो भाई, किलोमीटर में कहानी चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइट यहाँ पे 1960 मीटर है। सर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ कोई बात नहीं, कर लेना। व्हेन इट इज अबव द पॉइंट, तो एक एरोप्लेन बना लीजिए यहाँ पे, जो यह रहा। चलेगा ना, समझ आता है? हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा दिखता है एरोप्लेन की तरह, बाकी तो तुम फिर समझदार हो, समझ ही जाओगे। चलो, मूव कर रहे 600 किलोमीटर पर आवर से एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर। बोला गया है जब ये एरोप्लेन ए पॉइंट के ऊपर था, जब ये एरोप्लेन ए पॉइंट के ऊपर था तो उसने एक बॉम्ब को रिलीज किया। बेटा जब वो बॉम्ब को रिलीज करता है तो बॉम्ब के पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? उसने एक बॉम्ब को रिलीज किया, बॉम्ब के अगर रिलीज करता है तो उसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर की होगी। द डिस्टेंस ए बी, ये बॉम्ब जो है बेटा, ये जो बॉम्ब है ये कुछ यहां जाके ऐसे गिर रहा है, और जहां ये गिरता है दैट इज द पॉइंट बी। तो आपसे ये पूछ रहा है बेटा, इसको रेंज कहते हैं अगर आपको याद हो तो। इसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं अगर आपको याद हो तो। ये बॉम्ब आगे जा रहा है 600 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें फाइंड करनी है। द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द पॉइंट बी, द डिस्टेंस ए बी। ए बी वाला डिस्टेंस, इसको रेंज कहा जाता है। रेंज फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है u √ 2h/g करके। कुछ याद आई बातें? तो रेंज के फॉर्मूले में जब मैं इसको यहां पे u की जगह 600 पुट करूंगा, √2 इंटू हाइट की जगह 1960
डिवाइड बाय जी का वैल्यू 9.8 लेने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा करने से हमारे कैलकुलेशन आसान होगा, देखना ही कट जाएगा। पॉइंट हटाया, एक जीरो आया, 98 टू जा 196 होता है, तो ये हो जाएगा। और यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे रेंज हो जाएगा 600 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, बेटा देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 100, तो 400 अंडर रूट से बाहर आएगा 600 इंटू 20 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 12,000। हाँ, तो दिक्कत हो गई, वो तो किलोमीटर पर आवर में था, आंसर आप अंदर आप इसमें कर रहे हो, तो क्या करें अब, है फिर क्या करें भाई। यहां पे ये तो 600 किलोमीटर्स में चल रहा था, और आपकी जो हाइट आप निकाल रहे हो, ये हाइट निकाल रहे हो 1960 मीटर्स में, तो अब इसके लिए क्या करें। दिक्कत, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको भी। चलो भाई उसको भी कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको भी यहाँ पे रुक जाता हूं और यहाँ पे इसका 5/18 वाला ही यूनिट डालूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट्स, मैं यू को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, 600 इंटू 5/18 करके मीटर पर सेकंड में हो जाएगा ये कन्वर्ट। 6 से 1 जा 6, 6 3 जा 18, इट विल बी 500/3 मीटर पर सेकंड। बहुत ही शानदार। चलो भाई ये वाली वैल्यू पुट करूंगा अब मैं इधर ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, तो रेंज आएगा 500/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 400, सो रेंज बनेगा 500/3 इंटू 20। बेटा ये 5 2 10 होते हैं, सो 10,000 डिवाइड बाय 3 मीटर, यानी कि 10/3 किलोमीटर। बेटा 1000 जो होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर होगा, so it comes out to be 10/3 kilometers. Now from here you can see 10/3 बोले तो 3.3 हो सकता है, ये बिल्कुल होगा यार, 3.33 किलोमीटर्स। ऐसी बातें मुझे दिखती है बी ऑप्शन में, सो बी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। तो देखो क्या दिक्कत क्या आ रही है, अंदर की कहानी आपने सारी मीटर में लगा ली, हाइट मीटर में है, जी का वैल्यू मीटर में है, बाहर तो किलोमीटर में चल रहा था, तो आपने इसको भी पहले मीटर में कन्वर्ट किया। 1 किलोमीटर को अगर आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका किलोमीटर पर आवर जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझते हो, किसी को ये डाउट तो नहीं है 5/18 कहां से है, अरे यार किसी को ऐसा डाउट तो नहीं है। देखो भाई 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने 3600 सेकेंड्स। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो मर जाएंगे, 2 से काटिए 18 टाइम्स, 2 से काटिए 5 टाइम्स, इट विल बी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यही तो बोलता हूं मैं आपको, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है वो। लिख लो ये चीजें, हो गया। चलिए भाई अगला सवाल, फिर से मैं ऑप्शन पहले छुपा देता हूं ताकि आप लोगों को पता ना चले। वैसे मैं बताऊंगा इसको, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा इसी, तो आपको तो चिंता की कोई बात ही नहीं इसमें। क्लास में कराया हुआ सवाल है, अ बॉल रोल ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड। तो सीधी सी बात है, ऐसी कुछ कहानी मैं आपको बता चुका था आई थिंक क्लास में भी, कि ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं। ये स्टेप जो है h मीटर हाइट पे है और b विड्थ है इनकी, सो ये हो जाएगा b B B B और ऐसे करते करते nth स्टेप। ये हाइट हो जाएगी h, है ना। तो बेटा बॉल जो है वो यहां से रोल हो रही है विद सम स्पीड u। अब वो nth स्टेप पे जाके गिरेगी, यही तो बोला है, द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप इफ n की वैल्यू बतानी है मुझे। बॉल यहां से चलेगी और जाके गिरेगी यहां नीचे। जब वो nth स्टेप पे जाके गिरेगी तो व्हाट इज द टोटल हाइट कवर्ड बाय द बॉल, h प्लस h प्लस h प्लस h और डैश 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 कहां तक चलेगा, n तक जाएगा।
H प्लस H प्लस H प्लस डैश 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 nth। भाई टोटल कितना होगा? NH हो जाएगा, बताओ तो बेटा। NH होगा तो यहां पे टोटल हाइट को NH लिख दूं मैं। सो टोटल हाइट कैपिटल H इक्वल्स टू NH। टोटल हाइट कैपिटल H NH के बराबर होगा। यहां देखेंगे मेरे बच्चे इधर से, क्या रेंज की बात करें तो क्या वो आपको NB मिलेगी? क्यों सर NB क्यों मिलेगी? सोचो जरा, B प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी करते 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 कहां तक आ गए? NH तक आ गए। देखो यहां पे ये तो पहला स्टेप है, तो इसका तो हम डिस्टेंस इतना कंसीडर कर भी नहीं रहे वैसे भी, ठीक है। चलो भाई, हाइट कंसीडर करती है, विड्थ यहां से b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस कहां तक चलेगा? n तक जाएगा। तो b प्लस बी प्लस बी प्लस nth टर्म तक अगर हम जाते हैं तो इनको देखेंगे, सो इट कम्स आउट बी NB। इनको जब आपने देखा सो इट कम्स आउट बी NB। ये टोटल हाइट होती है, ये रेंज होती है, n का वैल्यू निकालना है। रेंज का फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हैं तो आप लिख सकते हो दैट रेंज, सिंस रेंज इज इक्वल्स टू u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। रेंज इक्वल्स टू u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। रेंज की जगह NB पुट करेंगे, चलिए भाई पुट करते हैं। NB इक्वल्स टू u अंडर रूट ऑफ 2 इंटू NH डिवाइड बाय G। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग किया, सो इट कम्स आउट बी n स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर इंटू 2NH बाय G। तो h से n एक मर जाएगा, सो NB स्क्वायर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर h बाय G। सो n का वैल्यू जो बनता है 2HU स्क्वायर बाय GB स्क्वायर। 2HU स्क्वायर डिवाइडेड बाय GB स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ n, जो कि मुझे मिलता है 2HU स्क्वायर डिवाइडेड बाय GB स्क्वायर, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्लास में कराया था ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको, बिल्कुल कराया था। लिख लो इसको जल्दी से। लिखा? बढ़े आगे, ये सारी बातें लिख लीजिए। लिखी? चले भाई आगे बढ़ते हैं, इसका भी मैं आंसर आपको छुपा देता हूं। चले भाई ये वाला सवाल भी करके बताएंगे सभी लोग। A bomber plane moves horizontally with a speed of 500 meter per second and the bomb is released from it. It strikes the ground in 10 seconds. At what angle at which it strikes the ground? बेटा कितने एंगल पे वो स्ट्राइक करता है? तो एक बॉम्बर प्लेन है बेटा, तो प्लेन बनाया सबसे पहले, छोटा सा प्लेन बना लेते हैं इस बार, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बनेंगी। मूव कर रहा है 500 मीटर पर सेकंड से, रिलीज करता है एक बॉम्ब को, और ये बॉम्ब जो है ये भी 500 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप बॉम्ब को रिलीज करेंगे तो बॉम्ब विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो बहुत ही शानदार। तो उन्होंने बोला है कि जब ये बॉम्ब ग्राउंड से टकराएगा तो कुछ एंगल बनाएगा इस टाइम पे। सो व्हाट इज द एंगल इट मेक्स? तो v, इधर देखो तो vx, इधर देखो तो vy, दिखता है ना सभी को। सो tan थीटा बनता है vy अपॉन vx। tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx, ठीक है। सो tan थीटा हो जाएगा vy अपॉन vx। चुप जाओ भैया। फाइन। तो द पॉइंट इज कि मुझे vy पता होना चाहिए, vx पता होना चाहिए। पॉइंट जहां से बॉम्ब को ड्रॉप किया A, पॉइंट जहां पे बॉम्ब स्ट्राइक करता है B, A से लेके B तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज गिवन एज 10 सेकेंड्स।
हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया, अब काम बन सकता है, अब काम बन सकता है। चलिए भाई, तो Vx, since we know that Vx equals to Ux equals to U, which is nothing but 500 meter per second, 500 meter per second, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस Vy की बात करें तो Vy इज इक्वल्स टू Uy प्लस का Ay इंटू टी। भाई साहब इनिशियली y में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो Uy तो हो जाएगा 0 एंड Vy इज इक्वल्स टू माइनस का g इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का, माइनस का 100। बेटा माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। आप भी समझदार हो, आप देख रहे हो Vy नीचे की तरफ है, हमने अपना साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से डिफाइन करके रखा है पहले से भी। मैं हमेशा ही कहता हूं आपको कि भाई आपकी इच्छा श्रद्धा है, आपको ऊपर वाली साइड पॉजिटिव लेनी है, नीचे वाली साइड पॉजिटिव लेनी है, वो आपके ऊपर है, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। ये मैं कंसीडर करता हूं, मैं अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से चीजों को डिफाइन कर रहा हूं। तो मैंने बोला नीचे के साइड नेगेटिव होता है तो Vy नेगेटिव आ रहा है, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। जब हम tan थीटा फाइंड करते हैं तो मॉड लगा लेते हैं इसके आगे, ताकि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करें। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Vy, बेटा माइनस का 100 मॉड में आ रहा है, वो तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय वो देखो 500। सो tan थीटा इक्वल्स टू 100 अपॉन 500, 100 डिवाइड बाय 500। सो tan थीटा इक्वल्स टू 1/5 एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/5। थीटा जो बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स 1/5। ठीक है बेटा, सो tan इनवर्स 1/5 ए ऑप्शन में मिल रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हलवा सा सवाल नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे, अगला सवाल देखें। अगला सवाल, रुकिए 1 मिनट। हाँ देख लो तब तक, क्वेश्चन देख लो तब तक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें पहले आंसर्स नहीं दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको छुपा देता हूं। A jet of water is issued horizontally from a small vertical opening of a tank if a point on the center of line of the jet is at a horizontal distance x and at a depth y below the center of the opening। बेटा यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि velocity of the jet बताना है कितना होगा if a point on the center line of the jet is at a horizontal distance x। यहां पे कोई पॉइंट बनाया हम लोगों ने, ठीक है, यहां पे इसके सेंट्रल लाइन पे यही बोला गया है द जेट ऑफ वाटर इज इश्यूड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्मॉल वर्टिकल ओपनिंग ऑफ द टैंक इफ अ पॉइंट ऑन द सेंट्रल लाइन ऑफ द जेट। बेटा जेट के सेंट्रल लाइन पे एक पॉइंट है जो कि ओपनिंग से x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पे है और डेप्थ उसकी जो है वो y है बिलो द सेंटर, सेंटर से y डिस्टेंस नीचे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट जेट थ्रू द ओपनिंग। यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना पड़ेगा। बेटा इसको देख के क्या फील आ रहा है आप लोगों को? सर पानी की धार, हाँ इसको और पढ़ेंगे अभी हम आगे। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, इफ्लक्स ये जो धार बनती ना इसकी वेलोसिटी निकालनी होती है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा सा सस्पेंस रखो यार। लेकिन हाँ यहां पे x और y हमें दे दिए गए हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। x और y के टर्म्स में वेलोसिटी निकालनी है। बेटा यहां पे x और y पता है, x क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, y क्या यहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, यहां पे x जो कहलाएगा इट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। x को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। y को क्या कहेंगे? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों की इक्वेशंस आपको पता है, समझदार हो आप लोग। इट कैन बी रिटन एज ut, इट कैन बी रिटन एज हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से t का वैल्यू बनता है x बाई यू, इस t के वैल्यू x बाई यू को उठा के हम पुट करेंगे इधर, तो y इज इक्वल्स टू हाफ g, t की जगह x बाई यू का होल स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू हाफ g एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर। तो मेरे बच्चे यहां से यू स्क्वायर बन जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय वाई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको अगर याद हो तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यार मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये यू स्पीड से फेंका गया इधर? हाँ सर। ये ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे? हाँ सर।
तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस नहीं हो गया ये। सो दिस इज अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये केस बन जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, और अगर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये रही। तो मुझे तो u बताना है, वेलोसिटी, तो ये लो भाई वेलोसिटी मिल जाएगी यहां से, u का वैल्यू अंडर रूट ऑफ g डिवाइड बाय 2y डॉट x, x बाहर आ जाएगा बेटा, तो इट विल बी इक्वल्स टू u इक्वल्स टू x अंडर रूट ऑफ g डिवाइड बाय 2y, जो आई थिंक मुझे पहले ऑप्शन में मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा पहला ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। सोचो जरा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से वेलोसिटी ऑफ द जेट थ्रू द ओपनिंग, ओपनिंग पे क्या वेलोसिटी है ये बतानी बेटा। वेलोसिटी ऑफ द जेट थ्रू द ओपनिंग मतलब ओपनिंग पे, ये रही ओपनिंग, इधर क्या वेलोसिटी थी ये ही बतानी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बतानी थी मुझे। बता दी भाई, x अंडर रूट ऑफ g बाय 2y, ये हमारा फाइनल आंसर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बस इतनी सी बातें थी इसमें, ज्यादा सोचने वाली बातें थी ही नहीं। बस उन्होंने क्या हुआ कि x और y दे दिया था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि x और y के टर्म्स में अपने आंसर्स को निकालें। ठीक है, चलिए भाई, किया नोट सभी ने, समझते हो बात को? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फिर से मैं इसका ऑप्शन छुपा रहा हूं, तुम चीटिंग मत करना, पहले सॉल्व करना है पूरा आंसर, देखना है क्या आएगा। चलिए भाई, बहुत ही शानदार। An aeroplane is in a level flying at a speed of 144 km per hour at an altitude of 1000 meter. How far horizontally from a given target should a bomb be released from it to hit the target? देखो बेटा, एक एरोप्लेन, सर फिर से एरोप्लेन बनाएंगे, उड़ रहा है बढ़िया मस्त तरीके से 1000 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, ये उड़ रहा है 1000 मीटर की ऊंचाई पे with a speed of 144 kilometers per hour. So you have to convert this kilometer per hour into meter per second. तरीका बता चुका हूं, वही तरीका पार्ट फॉलो करना है। How far horizontally from a given target should a bomb be released? मान लो मैं चाहता हूं कि ये बॉम्ब यहां पे गिरे बी पॉइंट पे आके, मैं चाहता हूं कि बॉम्ब जो है ये रिलीज करेगा और वो बॉम्ब यहां बी पॉइंट पे गिरना चाहिए। तो टारगेट से कितने पीछे, टारगेट से कितने पीछे वो बॉम्ब को रिलीज करे? बेटा बॉम्ब को रिलीज करेगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा, टारगेट पे जाके गिर जाएगा। सो टारगेट से कितना पीछे उसको अपने बॉम्ब को रिलीज करना पड़ेगा, यानी वो ये मांग रहा है ये वाली डिस्टेंस। यार इसको तो रेंज कहते थे, इसको तो हम रेंज कहते थे। हाँ, तो वो इनडायरेक्टली आपसे क्या मांग रहे हैं मेरे बच्चे? रेंज मांग रहा है। टारगेट से कितने पीछे बॉम्ब को रिलीज किया जाए, दैट मींस वो मांग रहा है रेंज। और अगर वो रेंज मांग रहा है तो फिर तो सर उसने बहुत ही छोटी सी चीज मांग ली हम लोगों से। चलो भाई, जानते हो रेंज का फॉर्मूला, हाइट 1000 मीटर। पहली बात तो ये जो तू नहीं वो नहीं, ये 144 किलोमीटर पर आवर वाली, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें 144 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। देखो भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा सीरियस होकर काम करेंगे। देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो तुम्हें अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है तो बहुत अच्छे से करो, मुझे थोड़ा कम आती है इसलिए मैं थोड़ा मक्कारी कर लेता हूं यहाँ पे, है ना। हाँ चलिए भाई, 40 मीटर पर सेकंड। क्यों स्मार्ट बने खाम का, है ना। 4 नंबर का सवाल है मेरा तो वैसे भी, तो मैं ऐसी स्मार्टनेस नहीं दिखाऊंगा कि है 18 से सीधा वो काटने की कोशिश करो। वैसे तुम्हें टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी चलो यार क्या ही कर सकते हैं इसमें तो, है ना। उड़ा लो मजाक तुम लोग। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज, एंड रेंज फाइंड करने के लिए इट विल बी इक्वल्स टू u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। u 40 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1000 बटा g का वैल्यू मैं 10 ले लूं, ले लो सर 10 ही ले लो, क्या जा रहा है। ऐसे चाहो तो 4.9 भी ले सकते हो, है ना। तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, वो तो 9.8 लोगे तो 4.9 होगा, वो बाहर निकल जाएगा और बढ़िया हो जाएगा काम उससे। हाँ वो और अच्छा था वैसे काम।
10√2, 400 √2, √2 की जगह 1.4 पुट कर सकते हैं हम लोग, so it will be 400 into 1.4, so 1.4 into 4, so it will be your 5.6, लगभग 560 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 560 मीटर्स जो यहां दिख रहा है मुझे, अप्रोक्सीमेटली 560 मीटर। वैसे तो हम देखें तो 5.64 होगा, 5.64 होगा, बट वो मैच कर रहा है 5.71 से। थोड़े मक्कारी करिए ना, जी का वैल्यू भी तो हमने क्या ले लिया है, 10 ले लिया। जी का वैल्यू क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वैसे तो जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन आपने की है मक्कारी, आपने लिया है जी का वैल्यू 10, तो आपका आंसर एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, कहीं नियर बाई आंसर मिलेगा। तो 560 के करीबी आंसर कौन होगा, 571, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। 471 लगता है कोई मैच है 560 और 471 का, नहीं सर। क्या 560 और 671 कोई मैच है, नहीं सर। 560 और 371 कोई मैच है, नहीं। तो एक से मैच बन रहा है, मिलवा दो यार, लिख लो जल्दी से इसको, लिख लो जल्दी से इसको। लिखा, चलो भी रुको जरा, इधर आओ। अगला सवाल फिर से मैं इसकी ऑप्शंस छुपा देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप चीटिंग ना कर सको। चीटिंग क्या करोगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना यार। ऑप्शंस मैं तुम्हें दे दूं, आंसर मैं बता दूं, सॉल्व जब तक नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं बनने वाला है। सवाल बोलता है अ नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी u, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट इज। ऐसा सवाल मैंने क्लास में कराया है, फाउंटेन वाला, याद आया कुछ? हाँ, पानी के फव्वारा था, चारों दिशाओं में पानी फेंक रहा था, कितना एरिया कवर करता है। तो वैसे हमने क्या किया, बुलेट को फायर किया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर पूरे चारों तरफ हमने बुलेट फायर कर दी। तो कितना वो एरिया कवर करता है ये हमें बताना है। बता पाएंगे? अरे अच्छा सवाल है, करो तो सही, देखो सर क्या आंसर आता है। हाँ भाई, ट्राई किया कुछ नहीं? आप वही वाला केस जैसे हमने बोला था कि वाटर का फाउंटेन मैक्सिमम रेंज तक जाता है, तो वैसे ही जब आप बुलेट को फायर करोगे तो आप क्या चाहते हो, मान लीजिए यहां से हमने बुलेट को फायर किया, मान लो यहां से बुलेट को फायर किया, तो हम चाहते हैं कि बुलेट यहां जाके गिरेगी, है ना। तो दिस रेंज विल बी मैक्सिमम। हम क्या चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करे, तो मैक्सिमम रेंज तक बुलेट को फेंकेंगे। अरे ऐसे गोले चला, डिश 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 डिश, दूर जाके बुलेट के दिए ना, जैसा पहले केस कराया था वही वाला केस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया जो बनता है वो पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर रेडियस के बराबर होता है, और यही रेडियस हमारे मैक्सिमम रेंज के बराबर भी होता है। सो एरिया बन जाएगा यहाँ पे पाई इंटू मैक्सिमम रेंज का स्क्वायर। सो मैक्सिमम रेंज जो होती है वो होती है यू स्क्वायर बाई जी, इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी भी पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, अच्छा ऐसा हो, तुम लोग वही सोच रहे होंगे ना, मेरे नादान बच्चे, एक बात बताओ, अगर तुम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करोगे तो मुझे जस्ट एक बात बोल देना, क्या उसमें हाइट नहीं आएगी? यही तो सोचना है, ये क्वेश्चन डालने का मकसद क्या था। अभी तो चीजें बहुत आसान है हमारे लिए, है ना, बस पता है सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन चलता रहेगा, तो क्या है, सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लगा लिए और काम बन गया। भाई मिक्स कॉन्सेप्ट अगर आ गया, एग्जाम में थोड़ी ऐसे हेडिंग लिखी होगी ऊपर कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ऐसे वहां हेडिंग नहीं लिखी होती है। तो आपको सोचना पड़ेगा, जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हो तो उसमें आती है हाइट। उसमें क्या आती है? हाइट। ये हाइट के बारे में आप जान पाओगे? नहीं ना, पता है इस हाइट के बारे में? नहीं। और जब रेंज का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो? u अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, तो भी आती है हाइट। हाइट कैसे निकालोगे तुम लोग? हाइट निकाल ही नहीं सकते। तो जब हाइट की दिक्कत है, ऑप्शन में देखो कहीं पे भी हाइट नहीं है, तो फिर क्या करें? यही ऑप्शन है, मतलब ग्राउंड की बातें हो रही है। अगर ऑप्शन में कहीं पे भी हाइट नहीं है, मतलब वो इसकी बात तो नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है ग्राउंड से प्रोजेक्शन की। तो बस फिर यही है फाइनल आंसर। लिख लिया सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री। एट द इंस्टेंट बुलेट लीव्स द गन, मंकी ड्रॉप्स है ना द बुलेट। बेटा क्या हुआ?
एक हंटर है, उसने क्या किया, एक बुलेट को फायर करने की कोशिश करी एक बंदर की तरफ जो कि एक पेड़ पे बैठा हुआ है। तो हंटर ऐसे खड़ा है, यहां पे बुलेट वो मंकी की तरफ टारगेट किया हुआ है, अब वो शूट करने जा रहे हैं। एट द इंस्टेंट बुलेट लीव्स द गन, द मंकी ड्रॉप। जैसे ही बुलेट ने गन को छोड़ा और मंकी ने वहां से छलांग लगा दी, है ना, मंकी वहां से गिर गया पेड़ से। द बुलेट certainly hits the monkey, misses to hit the monkey, may hit the monkey depending on the velocity of projection and hits the monkey if monkey remains at initial position। तो भाई क्या हो सकता है इसमें से, आप बताइए जरा, कौन सा केस इसमें सही बन सकता है? ठीक है, दिमाग लगाओ जरा। सोचा कुछ क्या करे इसमें? यार देखो यार, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई पेड़ होगा तो है ना, ठीक है, बस ऐसा पुराना सा कोई पेड़ जहाँ पे यहाँ पे कोई बंदर झूल रहा था, थोड़ा मोटा सा बंदर बना देता हूँ, ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अब पेड़ पे एक बंदर झूल रहा था, यहाँ पे एक बंदे ने सोचा क्यों ना इस बंदर को मार दिया जाए। तो उसने क्या किया, यहां से बुलेट फायर की, डायरेक्टली एमिंग, यही लिखा है बेटा, फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट द मंकी। तो डायरेक्टली उसने बुलेट फायर करी मंकी के ऊपर। अब क्योंकि यार हंटर को क्या पता ग्रेविटी के बारे में, उसने सोचा सीधा बंदर की तरफ निशाना लगाऊंगा, मर जाएगा। वो तो भूल ही गया ग्रेविटी भी काम करती है, वो भूल गया कि ग्रेविटी काम करती है। बॉल को जाना था उधर, लेकिन वो बुलेट को जाना था उधर, लेकिन वो पहुंच गई यहां पे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। लेकिन बेचारा बंदर, जैसे उसने यहां से गोली की चलने की आवाज सुनी, उसने सोचा है, उसको भी क्या पता था ग्रेविटी के बारे में, है ना। उसने सोचा यार बुलेट तो सीधी मुझे लग जाएगी, तो उसने हाथ ही छोड़ दिया वहां से। बोलते हैं बुलेट सीधी सीधी चल जाएगी, मैं नीचे आ जाऊंगा। उसको भी नहीं पता था ग्रेविटी के बारे में। हुआ यूं कि जैसे बुलेट चली, उधर से बंदर ने हाथ छोड़ दिए अपने। अब बंदर ने हाथ छोड़े तो बंदर तो आ गया नीचे। बंदर ने जैसे हाथ छोड़े, बंदर नीचे आ गया। और बुलेट की तो भैया हालत तुम्हें पता चल गई, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि किसी एंगल थीटा पे अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया है तो कहानी तो पता है तुम्हें। तो बंदर जितने जब नीचे आता है तो क्या उस बंदर को बुलेट लगती है, नहीं लगती है, ये सारी बातें हमें बतानी थी। मेरे बच्चे यहां पे कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं। लेट्स से ए इज द पॉइंट जहां से गोली चली, M इज द पॉइंट जहां पे मंकी पहले था, B इज द पॉइंट जहां पे ये पार्ट जा रहा है, एंड यहां पे एक पॉइंट C ले लेता हूं बेटा मैं, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही शानदार। अगर मैं यहां से देखूं तो इसको कहता हूं X, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये। इसको कहता हूं Y, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा X हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको कहा Y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले सॉल्विंग फॉर बुलेट, सॉल्विंग फॉर बुलेट। भाई मैं सबसे पहले बुलेट के लिए सॉल्व करूं, बुलेट के लिए सबसे पहले चीजों को सॉल्व करना शुरू किया। बुलेट के लिए सॉल्व किया तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिखती है कि सर बुलेट को अगर आपने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो एक कंपोनेंट तो यहां आ जाएगा जिस इज नोन एज द u cos थीटा, एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा जिसको कि कहते हैं u sin थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यहां पे। तो सबसे पहली बात यहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन की होगी। हॉरिजॉन्टल मोशन से हमें क्या पता चला कि x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी हो जाता है। तो यहां से हमने t निकाला, t का वैल्यू बनता है x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, t इक्वल्स टू x डिवाइड बाय u cos थीटा। चलिए भाई, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। मतलब कि ये बुलेट जितने टाइम में आगे जाएगी उतने टाइम में ऊपर भी जाएगी। यही तो होता है टू डायमेंशनल मोशन का मतलब। बेटा टू डायमेंशनल मोशन का मतलब ही यही है कि भाई अगर कोई बुलेट A से C t टाइम में पहुंच रही है तो A से B वो भी सेम टाइम पे पहुंचेगी। तो अब मैं बात करता हूं वर्टिकल मोशन की। जितने टाइम में वो A से C कही उतने टाइम में वो C से B जाएगी। सो y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस का हाफ GT स्क्वायर। समझते हो बात को? बिल्कुल समझते हैं सर। तो t की जगह पे x अपॉन u cos थीटा पुट कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू u sin थीटा
इंटू टी की जगह पुट किया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। इसको ऐसे रहने देना, इसके साथ छेड़खानी मत करो, देखना भी जादू देखेगा तुम्हें। इसके साथ छेड़खानी मत करो, चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा शब्द है, बाद में खुद ब खुद तुम एडजस्ट कर लेना उसको, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी इसको छेड़ो मत बिल्कुल भी, ठीक है, चलने दो बेटा। यहां से u से तो u मर जाता है और x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा बन जाता है। तो अगले पेज पे करता हूं, y बनता है x टैन थीटा हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो हमने बुलेट के लिए सॉल्व किए सारी बातें, ठीक है, हमने ये सारी बातें बुलेट के लिए सॉल्व किया। मतलब टी टाइम में बुलेट कहां पहुंचेगा, बी पॉइंट पे। तो साफ साफ सी बातें हैं यहां पे, इन टाइम टी बुलेट इज एट पॉइंट बी। बहुत ही सही बात है, बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में बातें लिख दी गई है कि टी टाइम में बुलेट बी पॉइंट पे पहुंचेगी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एमबी कितना होगा तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं एमबी कितना होगा तो आप मुझे बता पाएंगे? चलो देखते हैं, यहां से बताना एमबी कितना होगा, है ना। सो एमबी कैन बी रिटन एज एम सी माइनस का बीसी, है ना। सो फ्रॉम फिगर एमबी इक्वल्स टू एम सी माइनस बी सी। देखो जरा, टोटल ये एम सी, उसमें से बी सी को माइनस किया तो एम बी बच गया हमारे पास में, ठीक है। सो इट विल बी एम सी माइनस बी सी। एम सी कैसे निकालें? चलो भाई डायग्राम फिर से बना लिया जाए। इस बार वो बंदर और ये सब चीजें नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ए सी बी एम, तो हमने क्या बोला कि भाई ये वाला एंगल थीटा होता है, दिस डिस्टेंस इज योर एक्स, this distance is your y. So from here mb can be written as mc minus bc. mc can be written as tan theta perpendicular upon base होता है, याद आई कुछ पुरानी बातें। perpendicular बोले तो mc, base बोले तो x, so mc will be your x tan theta, ठीक है। So MB is equals to x tan theta minus BC, BC बोले तो y, so MB will be equals to x tan theta minus x tan theta minus का हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से सुनना सभी लोग इस बात को, MB equals to x tan theta minus x tan theta माइनस माइनस प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्स टेन थीटा से एक्स टेन थीटा मर जाएगा, एंड फ्रॉम हियर एम बी कम्स आउट बी हाफ जी टी स्क्वायर। अभी डब्बे में बंद करके रखो इसको फिलहाल, ठीक है, अभी फिलहाल डब्बे में बंद करके रखो, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। एक टी टाइम में बुलेट बी पॉइंट पे पहुंचती है। अब मैं मंकी की बात करता हूं, तो सॉल्विंग फॉर मंकी मंकी का इनिशियल स्पीड 0, ठीक है, मंकी के ऊपर एक्सेलरेशन माइनस का g, इन टाइम t डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो मंकी नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, मंकी नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस का s इक्वल्स टू 0 माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अरे यार मंकी कहाँ जा रहा है, मंकी ने हाथ छोड़ा तो नीचे की तरफ आएगा, तो मंकी का टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हाफ जी टी स्क्वायर हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मंकी इन टाइम t इज हाफ जी टी स्क्वायर। और क्या हाफ जी टी स्क्वायर, क्या मेरे बच्चे हाफ जी टी स्क्वायर एम बी के बराबर है? सो क्या मैं लिखूं यहां पे, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी
equals to mb. Therefore, in time t, monkey is also at point b. So t टाइम में मंकी भी b पॉइंट पे आ जाएगा. मंकी का डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर, मंकी का डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर जो कि mb के बराबर आ रहा है. यानी कि जब मंकी ने ऊपर से ड्रॉप किया तो टी टाइम में वो b पॉइंट पे पहुंचा था. जब मंकी ने ऊपर से हाथ छोड़ दिए, जब मंकी ने ऊपर से हाथ छोड़ दिया तो टाइम टी में, टी टाइम में वो मंकी बी पॉइंट पे पहुंचा और बुलेट भी कहां पहुंच रही थी, बी पॉइंट पे. यानी सेम समय में मंकी और बुलेट एक जगह पे है. तो क्या मैं बोलूं दैट बुलेट विल सर्टेनली हिट द मंकी. अनफॉर्चुनेटली बेचारा बंदर, गोली लग गई बेचारे को. चलिए भाई लिख लो इसको. अच्छा सवाल था, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. कॉन्सेप्चुअल वाला है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अच्छा है ना. तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बेचारा उस मंकी को शहीद होना पड़ा. एनीवेज लिख लिया होगा सभी ने, लिख लीजिए यहां तक भी सारी बातें. लिखा? चलो भाई क्लियर हो गई यहां तक बातें सारी. बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल. From the top of a tower of height h, a body of mass m is projected in the horizontal direction with a velocity v. अब फिर से हमारा horizontal projectile motion आ गया. It falls on the ground at a distance x from the tower if a body of mass 2m. बेटा क्लास में कराया सवाल है, हैशटैग क्लास में कराया है. कृपया करके अपने नोट्स उठा के देखें, उनमें आपको ये सवाल मिलेगा. मुझे आंसर भी याद है इसका, बी ऑप्शन आएगा, √2v. कराने की जरूरत है क्या? चलो करा देता हूं. थोड़ा फास्ट स्पीड में है ना. पार्टिकल को फेंका v स्पीड से h हाइट की बिल्डिंग से, मास m था, जाके गिरता है x डिस्टेंस पे. ठीक है, बहुत बढ़िया. इफ अ बॉडी ऑफ मास 2m, भाई अब एक और बॉडी जिसका मास 2m था उसको ऊंची बिल्डिंग से फेंका जिसकी हाइट थी 2h. तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है मेरे को. और सो दैट इट फॉल्स ऑन ग्रेटर, ये पार्टिकल जो है ये गिरेगा जाके टू एक्स डिस्टेंस पे v डैश. ये बताना आपको है ना. तो भाई बड़ी सिंपल सी बातें थी. ये रेंज हो जाता है, इसको कहते हैं x इक्वल्स टू v अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी. इधर रेंज बनेगा 2x इक्वल्स टू v डैश अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2h अपॉन जी. मेरे नादान बच्चे x का वैल्यू उठा के यहां पुट करेगा. सो 2 इंटू v अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी इक्वल्स टू v डैश इंटू 2 अंडर रूट ऑफ h बाई जी. बेटा देखो दो दो बाहर आ रहे, 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा. रूट h बाई जी से रूट h बाई जी मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा. सो v रूट 2 इज योर v डैश. खत्म सवाल. नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखते हैं. अ बॉम्बर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड अबव अ हाइट h मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. द बॉम्बर रिलीजेस अ बॉम्ब टू हिट अ टारगेट t shown in फिगर. भाई फिगर नहीं है, मैं बना देता हूं. बॉम्बर मतलब एक ऐसा एरोप्लेन जिसमें बॉम्ब लगे होते हैं ना, वो बॉम्ब ड्रॉप करते हुए जाता है. सो मान लीजिए वो एरोप्लेन यहां था, तो यहां से वो कितनी हाइट पे उड़ता था, h हाइट पे. वो टारगेट हिट करना चाहता है एक टारगेट को जो कि यहां पे है t. इट मेक्स एन एंगल थीटा हियर. बेटा ये सारी बातें डायग्राम में होती है, ठीक है. सो यहां पे वो एक बुलेट को, बॉम्ब को फायर कर रहा है v वेलोसिटी से ताकि वो यहां पे आके गिरे. एक वो बॉम्ब को रिलीज किया उसने क्योंकि वो खुद जा रहा था भाई v वेलोसिटी से, तो बॉम्ब को भी वही वेलोसिटी मिलती है ताकि वो t टारगेट पे जाके हिट करे. ठीक है, चाहो तो मैं बॉम्बर बना देता हूं पर एक यहां पे.
तुम चाहो तो एक बॉम्बर मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। तो एक बॉम्बर यहां पे मैंने चलिए भाई, किया ट्राई सभी ने? क्या बोलोगे? रिलेशन बताना है थीटा एच और वी के बीच में। बेटा ये वी स्पीड से, बॉम्बर भी वी स्पीड से जा रहा था और जो इसने बॉम्ब को रिलीज किया है वो भी वी से था। तो थीटा वी और एच में रिलेशन चाहिए मेरे बच्चे। सर जी पार्टिकल अगर यहां पे आके गिरता है तो इसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं इसको? रेंज कहते हैं। समझदार हो, देखते हो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगता है। सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह h, बेस की जगह r। तो रुको जरा, अभी यहां तक h इक्वल्स टू r tan थीटा लिख देना, या r की जगह पे एक काम करते हैं, यहीं पे रखते इसको, tan थीटा इक्वल्स टू h बाय r। रेंज का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है v अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। क्या बात है सर। सो tan थीटा बनेगा h डिवाइडेड बाय रेंज की जगह v अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। ये g ऊपर चला जाएगा, सो 1 बाय v अंडर रूट ऑफ gh डिवाइड बाय 2h, h से h मर जाएगा, 1 बाय वी अंडर रूट ऑफ जी बाई 2। अरे हाय हाय क्या कर दिया मैंने ये, 1 बाय वी अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाय 2h डॉट h। अब सही है, 1 बाय वी अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन 2, 1 बाय वी अंडर रूट ऑफ जी एच बाई 2। tan थीटा हो रहा है। क्या करें? tan थीटा h बाय r v 1 बाय v आ रहा है यार, ये तो v वाले ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज बनेगा फिर तो यहां से आंसर। देखो ना यार, कहीं पे भी v इनवर्स वाला ऑप्शन नहीं है। अगर यहां पे v का भी इनवर्स होता तो मजा आ जाता है ना। अगर देखो ध्यान से, अगर यहां पे भी v इनवर्स होता तो एक बारी के लिए जी एच वाला कहां गया, नहीं बनता तब भी, कुछ भी नहीं बनता तब भी। तो इसका तो एक ही ऑप्शन बचा, फिर तो इसका तो एक ही ऑप्शन बचता है। देखो भैया, थीटा वी एच क्या रिलेशन आया? बिल्कुल आया। सो रिलेशन कहता है नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर बेटा। यहां पे देखो, सबसे पहली चीज तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमने इस काम को करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, ठीक है। अच्छा, थीटा अगर यहां से लिया होता तो फिर कहानी कुछ और होती, r बाय एच करते तो फिर हमारे कुछ आंसर अलग आते शायद, है ना। r बाय एच अगर थीटा वहां से लिया होता तो बात अलग थी फिर। तो ये भी डिफाइन होता है कि थीटा आप कहां से कंसिडर कर रहे हो, ये वाला या फिर ये वाला। अच्छा, मान लो अगर हम थीटा यहां से लेते तो क्या होता, तो उस केस में tan थीटा r बाय एच होता, tan थीटा r की जगह पे मैं लिख देता हूं v अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी डिवाइड बाय 1 बाय एच। तो ये बनता उस केस में v अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय जी एच, है ना। तो भी ऐसे कुछ बातें मैच ही नहीं करती खैर उस केस में। तो फिर एक जस्ट एक नॉलेज के लिए, अगर थीटा आप यहां से लेते तो फिर क्या होता, थीटा डैश बोल देते उसको, तो फिर कहानी कुछ इस प्रकार से बनती फिर। सो वो डिफाइन होता है बेटा, थीटा आप कौन सा कंसीडर करते हो। अगर थीटा ये वाला लिया तो ये आंसर बनेगा, थीटा ये लिया तो ये आंसर बनेगा। हम अभी इस वाले थीटा को कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये सारी बातें मैं हटा रहा हूं यहां से। आपका आंसर तो यहां फाइनल है बेटा, नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नोट इट डाउन। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, 2 वर्टिकल पेपर स्क्रीन्स A and B are separated by 150 meter. Bullet pierces A and then B. The hole in B is 15 centimeter below the hole in A. बेटा एक पेपर शीट यहां पे है, एक पेपर शीट यहां पे है, दोनों पेपर शीट एक दूसरे से 150 मीटर की डिस्टेंस पे रखी गई है। दोनों पेपर शीट्स एक दूसरे से 150 मीटर की डिस्टेंस पे रखी गई है। बुलेट पियर्सेस द ए, बेटा ये ए वाली शीट है, ये बी वाली शीट है,
ठीक है। द होल इन बी इज 15 सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए। मान लीजिए यहां पे ए वाले में होल है, तो जो ए में होल है उससे 15 मीटर नीचे उससे करीब 15 मीटर, यही बोला 15 सेंटीमीटर नीचे बी वाले में होल है। If a bullet is traveling horizontally at the time of hitting A, then the velocity of the bullet at A is। बेटा कोई बुलेट है जो यहां पे जा रही है, तो इस बुलेट की वेलोसिटी बताइए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बुलेट जब जाती है बेटा तो यहां से जाएगी तो यहां होल बनाएगी, उसके बाद ये बुलेट यहां से जाएगी तो यहां एक होल बनाएगी। सहमत नहीं हो मेरी बातों से? ठीक है, तो एक बुलेट है बेटा जो कि इधर से जा रही है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहां से जाएगी। तो ए में उसने यहां होल बनाया, बी में उसने यहां पे होल बनाया। ए और बी के बीच के होल का जो सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर का है। बेटा इनडायरेक्टली आप देखोगे, इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन किन दो चीजों के बीच में हो रहा है? एक तो ये वाला पार्ट मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, और यहां पे सिर्फ इतने से पार्ट में ही प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ये हाइट हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली देखो तो हाइट यहां पे दे रखी होगी आप लोगों को, इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो हाइट आपको 15 सेंटीमीटर की दे रखी होगी, जिसको कि मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा 15/100 मीटर करके। रेंज की बात करें तो रेंज में यहां पे आप बेटा 150 मीटर देख सकते हैं, दे रखा है हम लोगों को। तो रेंज इज इक्वल्स टू v √2h अपॉन g वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो 150 इज इक्वल्स टू v √2 इंटू 15/100 इंटू g का वैल्यू 10 ले लीजिए। 15 2 30 होता है, तो 150 इक्वल्स टू v √30 डिवाइड बाय 1000। 0 से 0 मरेगा, 10 बाहर आएगा। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो 150 इक्वल्स टू v √3/100। सो 150 इज इक्वल्स टू v √3/10। सो v का वैल्यू 1500 डिवाइड बाय √3। √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, v का वैल्यू बनता है 500 √3 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो √3 की जगह पे आप वो भी पुट कर सकते हो 1.7 वाली वैल्यू, तो उससे भी आंसर आएगा। सो डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, बुलेट जहां से जाएगी वहां पे होल बना देगी। ए में जो होल था और बी में जो होल था, दोनों के बीच का गैप है बेटा 15 सेंटीमीटर का। ए और बी के बीच का सेपरेशन है 150 मीटर का। तो ये रेंज, ये हाइट, वी निकालना था, बस खत्म सवाल। इनडायरेक्टली बातें पूछ रहा है वो आपसे। आप क्लियर रहेगी सभी को बातें? ये भी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर मेरे बच्चे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए भी, बहुत ही शानदार। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। टू पार्टिकल ए एंड बी आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द रेस्ट both h meter above the ground. Particle A falls on the ground while the B in its mid path hits a fixed plane inclined to the horizontal as shown in the figure. As a result of this impact, the direction of its velocity become horizontal. The ratio of time of fall of the particle B to the time of fall of the particle to the ground A. बेटा B को कितना टाइम लगा और A को कितना टाइम लगा, इनका रेशियो बताना है हम लोगों को। बी को कितना टाइम लगा, ए को कितना टाइम लगा, इसका रेशियो निकालना है। दोनों को फ्री फॉल कराया गया है, दोनों को फ्री फॉल कराया गया है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो सबसे पहले ए के लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है भाई। टाइम फॉर द ए इट विल बी, कितना होता है भाई सर? इट विल बी आई थिंक 2h/g। अरे सोचो जरा, h/2 प्लस h/2, टोटल हाइट h एक लिए हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डब्बे में बंद करो, नाम दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा बी आधा पार्ट तो वर्टिकल मोशन कर रहा है, आधा पार्ट वर्टिकल मोशन किया। सो टी बी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, T1 प्लस T2 करके।
ये पहला पार्ट हो जाएगा इसका, ये बेटा दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका। पहले पार्ट की अगर बात करें T1, इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ 2/g। हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे h/2, हाइट कितना होगा h/2, सो T1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h/g। फिर बेटा सेकंड पार्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, सेकंड वाला पार्ट जो है इट इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2h/g। बेटा हाइट कितनी h/2, सो यहां पे T2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है ना बेटा 2h/g, हाइट कितनी h/2, तो h/2, 2 से 2 मर गया h/g हो गया। T1 भी h/g है, T2 भी h/g, सो TB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h/g। क्या ये बात से सहमत हैं आप लोग? TB होगा 2 अंडर रूट ऑफ h/g, TB हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h/g। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? यार इक्वेशन ऐसी वाली बना लेके हम थोड़ा अलग वाली ले लें ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इससे, है ना। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, सो हमें TB/TA चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन कीजिए तो आंसर मिलेगा इससे। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, सो इट विल बी TB/TA 2 अंडर रूट ऑफ h/g डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2h/g। अंडर रूट h/g से अंडर रूट h/g मर जाएगा, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2, इट विल बी योर रूट 2। सो TB/TA रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 बी ऑप्शन में मिलता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। वो बस दिखने में लग रहा है क्या सर खतरनाक सा सवाल, पर उसको 2 टुकड़ों में बांट लो, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, मजा ही आ जाएगा उससे। पहले वाले पार्ट आधा डिस्टेंस, आधी हाइट उसने कवर करी, उसमें टाइम लगा T1। सेकंड हाफ हाइट कवर करने में टाइम लगा T2। सेकंड वाला केस तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया, वो तो मुझे सॉल्व करना आता था पहले भी। भाई ऐसा करने से TB/TA का रेशियो बनता है, इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ 2। तो आई थिंक अभी आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, नहीं आ रही है? अरे यार नोट कर लो, इजी है यार, ऐसे मत करो, है ना। पहले तो हम ये तो नॉर्मल काम कर चुके हैं, वर्टिकल मोशन तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर इसको भी सॉल्व किया मोशन अंडर ग्रेविटी से, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, सब कुछ आता है हम लोगों को। हो गया ये भी। आगे क्लास में कराया हुआ सवाल, हैशटैग क्लास में कराया है। देखो भाई मेरे को हिंदी ज्यादा तो आती नहीं है, बट ठीक है, किराया नहीं है कराया है ना। चलिए भाई, स्टंट परफॉर्मर इज टू रन एंड डाइव ऑफ अ फटॉल। बेटा वो सीधी सी बात है, मैं आपको बस समझा देता हूं मतलब क्या है सवाल का, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक स्टंट पर्सन है ना, स्टंट करने वाला, नीचे एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक के जस्ट ऊपर किसी हाइट पे स्टंट पर्सन है, ये भाग के यहां से छलांग लगाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ट्रक इनिशियली रेस्ट पे था, ये ट्रक एक्सेलरेट करता है आगे की तरफ विद सम एक्सेलरेशन a। तो वो पूछ रहा है क्या आप बताइए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा कि वो ट्रक के अंदर गिरे जाके। अगर वो ट्रक से आगे गिर गया तो फिर तो खत्म है, अगर ट्रक से पीछे गिरा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चोटें तो लगेगी, हाथ पैर टूट जाएंगे उसके, है ना। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल ट्रक के अंदर गिरे जाके, अंदर हमने जाली लगाई, ट्रक के अंदर नेट लगा रखी, ठीक है, ताकि उसको लगे ना। फिर कैसे करोगे? मैं चाहता हूं ये इसके अंदर गिरे, कैसे करें, क्या करें? मेरे नादान बच्चे मुझे बताना जरा कि 2 लोगों को मिलने के लिए, है ना, अब ध्यान से सुनना, जब तुम किसी को टाइम देते हो मिलने के लिए तो क्या बोलते हो? अरे सुनो शाम को 5 बजे पार्क में आ जाना, है ना। तो शाम को 5 बजे टाइम दे दिया, पार्क में आ जाना जगह दे दी। तो हम चाहते हैं अगर 2 लोग मिले तो उनके लिए सेम टाइम पे सेम जगह पे होना बहुत जरूरी है बेटा। तो जितने टाइम में ट्रक यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में भाई साहब को नीचे आना है। तो मान लीजिए ट्रक को A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगा T, क्योंकि ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहां पे ये टाइम जो लगता है इट विल बी इक्वल्स टू बेटा A/g।
वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। इन भाई साहब को भी यहां से ए डैश से बी तक आने में ये टाइम लगना चाहिए। सो ए डैश से बी तक आने में जो टाइम लगता है इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। कितनी हाइट पे खड़ा है? कैपिटल एच पे खड़ा है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको सेम टाइम लगेगा? हाँ सर, तो ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट को इक्वेट करने से हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमसे वो वेलोसिटी मांग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट को इक्वेट करने से हमारे आंसर्स नहीं मिलने वाले, है ना। तुम सोच रहे होंगे कि यहां पे सर t इक्वल्स टू ए अपॉन जी कर लीजिए, ऐसा सोच रहे होगे तुम लोग भी। ए अपॉन जी क्यों कर रहे हैं? क्या किया था मैंने? ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो x होता है। सो x इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर होता है। अब सही कर रहा हूं मैं चीजें, पहले पता नहीं क्या लिख दिया था मैंने। x इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर होता है यहां पे, ठीक है बेटा। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रक ने ट्रेवल किया है, क्या वो इसके रेंज के बराबर होना चाहिए? तो इसका रेंज कितना होगा? इसका रेंज होगा u इंटू टी। इसका रेंज होगा u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। क्या बात है सर बेटा, क्या ये रेंज और ये x बराबर होने चाहिए? सोचो जरा, क्या ये रेंज और वो x बराबर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, तभी तो वो सेफ रहेगा सर। तो हम चाहते हैं कि ये रेंज और ये x बराबर हो जाए। बेटा t यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो हम चाहते हैं since we want that r should be equal to x। क्यों? ताकि वो ट्रक के अंदर गिर सके। बेटा रेंज क्या होता है? इस स्टंट पर्सन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? ट्रक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। दोनों सेम होंगे तो जाके ये बंदा सेफ रहेगा, अदरवाइज ये गया, ये तो गया, है ना। सो u अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी equals to half a t square since t equals to time of flight। बेटा सेम टाइम पे सेम जगह पे होना चाहिए, तो u अंडर रूट ऑफ 2h by g equals to half a t square। ये भी तो t था, तो ut equals to half a t square। एक t से तो t मर जाएगा। so u equals to half a t, u equals to half a under root of 2h by g। so u equals to a under root of h by 2g। बेटा इतनी स्पीड होनी चाहिए तो जाके आप सेफली, आप नहीं, वो स्टंट पर्सन सेफली ट्रक में कूद पाएगा। तो a अंडर रूट h बाई 2g, a अंडर रूट h बाई 2g। क्या चाहते हैं? सेम टाइम में सेम जगह होना चाहिए। तो भैया देखो, उनका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर दिया मैंने। ऑल्सो जो ट्रक को टाइम लगा ए से बी आने में, उतने टाइम में स्टंट पर्सन ए डैश से बी डैश पे आएगा। सो ट्रक को जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। तो देखो यहां पे भी वही किया मैंने। रेंज का फॉर्मूला ut, x हाफ AT स्क्वायर। t से t मर गया तो x u का वैल्यू बनता है हाफ AT, t का वैल्यू बेटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी होता है। पुट करके सॉल्व कर दिया। ये सारी चीजें पता नहीं क्यों कर दी, बट ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर। क्लास में कराया हुआ है वैसे सवाल, ये तो देख सकते हो क्लास में, लेक्चर में जाके देख सकते हो आप लोग। ये सेकंड लेक्चर है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, क्लियर रहेगी बातें? नोट की है सभी ने? बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हमारी डीपीपी नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। आशा करता हूं कि आपको ये डीपीपी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी सवाल में कोई डाउट है, वीडियो दोबारा देखना है, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrain.com पे आके देख सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना, गूगल पे जाना है और वहां जाके magnetbrains.com सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको IIT JEE में जाके, और ये मैं हूं, है ना, ये मैं हूं। तो यहाँ पे वॉच नाउ पे जाके क्लिक करिएगा तो ऐसा पेज खुलेगा जिसमें इधर सारे लेक्चर्स रखे हुए हैं, डीपीपीज अपकमिंग लेक्चर्स की या अभी तक जो हो गए हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है मेरे बच्चे।
तो यहां पे आके आप डीपीपी को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उनको सॉल्व जरूर कीजिएगा। किसी सवाल में कोई समस्या आए तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी यहीं से मिलेगा। तो यहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, लेक्चर प्लस डीपीपी प्लस सॉल्यूशंस डीपीपी के, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं सबके डीपीपीज, उनके सॉल्यूशन और लेक्चर सब सीक्वेंस में हमने रख दिए। ऑल्सो ये आपके लिए रहेगा बेटा एब्सोल्युटली फ्री, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़े इसको देखने के लिए या फिर कोई कूपन कोड लगाना पड़े, ऐसी कोई बातें हमारे यहाँ नहीं होती है बेटा। तो जस्ट इट्स ऑल फ्री फॉर यू गाइस। तो आराम से देखो यार, अपने डाउट्स क्लियर करो, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाई, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेक श्योर वो जो लाल बटन है वो जरूर दबा देना और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर देना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। बाकी अपने दोस्तों तक, भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उनको ये सेशन जरूर बताइए, उनको बोलो जाके कि भाई जेई की तैयारी कर रहे हो तो इधर उधर ना भटको, मैग्नेट ब्रेन्स पे आके यहाँ पे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करो, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। बस इतनी ही बातें आज के सेशन के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।